हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। हम एनालिसिस कर रहे थे घटना चक्र पूर्वावलोकन पॉलिटी 2023 एडिशन को। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिए, और जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा तो वो रहेगा कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया। इसके पहले हम लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों टॉपिक देख चुके हैं। आज का टॉपिक रहेगा ये कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया। चलिए ये देखते हैं। संसद जो है ये उच्चतम विधायी संस्था है। संसद क्या है? संसद जो है ये उच्चतम विधायी संस्था है। संविधान में संशोधन का अधिकार संसद को प्राप्त है। यदि संविधान में कोई भी संशोधन होता है तो वो कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। ये अधिकार सिर्फ संसद को ही प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, भारत का जो संविधान है इसका अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है। संसद जो है तो ये संविधान के कोई भी भाग है तो ये उसमें संशोधन कर सकती है। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल कितना होना चाहिए? 6 महीने का होना चाहिए। संसद की जो भी बैठकें होती हैं तो उनके बीच अंतराल कितना होना चाहिए? तो ये 6 महीने से अधिक का नहीं होना चाहिए। लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति आदि संसद के अधिकारी कहलाते हैं। जो भी ये लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, राज्यसभा के सभापति वगैरह जो भी सभी होते हैं तो ये सब क्या कहलाते हैं? ये संसद के अधिकारी कहलाते हैं। कोई सदस्य जब 60 दिन तक सदन को बिना सूचित किए अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। यदि कोई भी जो संसद का सदस्य है तो वो 60 डेज तक यदि जो है संसद को कोई बिना सूचना दिए और वहाँ पर अपनी उपस्थिति नहीं दर्ज करता है या अनुपस्थित रहता है तो क्या होता है? उसकी सदस्यता को वहाँ पर समाप्त कर दिया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों एवं उन्मुक्तियों का जो है इनको निर्धारित करते हैं। क्योंकि संसद के जो भी सदस्य होते हैं इनको कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। आगे हम देखेंगे इनको जो है कौन कौन से विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। अनुच्छेद 253 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संधियों को संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में लागू करने के लिए संसद राज्य सूची के विषयों पर कोई भी कानून बिना किसी राज्य की सहमति से बना सकती है। अगर कोई भी कानून बनाना है संसद को राज्य सूची के विषयों पर तो उसमें ये ज़रूरी नहीं कि वो जो जिस राज्य के लिए कानून बना रही हो उस राज्य की सहमति ले। उस राज्य की जो है सहमति के बिना भी कानून बना सकती है, और संसद जो भी कानून बनाएगी तो वो राज्यों को क्या है जो फॉलो भी करना होगा। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। सदन का अध्यक्ष किसी संसद को बोलने से रोककर अन्य को बोलने के लिए कह सकता है। ये क्या कहलाती है? ये प्रक्रिया जो है तो ये क्या कहलाती है? यील्डिंग द फ्लोर कहलाती है, या बैठ जाना भी लिखा हुआ मिल सकता है, ये कहलाती है। सदन के किसी सदस्य द्वारा वह जिस दल से चुनकर आया है, मतलब कि जो भी दल से चुनकर कोई जो सदस्य आया है उसका त्याग, एक दूसरे दल में शामिल होना पक्ष त्याग, या क्या कहलाता है? क्रॉसिंग द फ्लोर इसको कहा जाता है। और यहाँ पर 0 आवर की बात करें तो शून्यकाल जो होता है तो ये भारतीय संसदीय व्यवस्था की देन है। ये शून्यकाल या 0 आवर जो है तो ये सिर्फ भारत की ही संसदीय व्यवस्था की देन है। यह अधिकतम 1 घंटे का समय हो सकता है। ये जो है अभी पूछा भी गया था ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस के एग्जाम में कि ये शून्यकाल जो है कौन सा समय होता है तो किसके बाद का समय होता है, कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं। तो ये शून्यकाल होता है क्या है? भारत की संसदीय व्यवस्था की देन है। यह अधिकतम 1 घंटे का हो सकता है। लोकसभा में इसका समय प्रश्नकाल के बाद आता है। लोकसभा में इसका समय कब आता है? तो ये प्रश्नकाल के बाद का समय जो दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक का होता है, ये क्या कहलाता है? 0 आवर या शून्यकाल कहा जाता है। अनुच्छेद 109 के खंड 1 के अनुसार धन विधेयक लोकसभा में पूरा स्थापित किया जाता है और राज्यसभा में नहीं। ये राज्यसभा में नहीं किया जाता है। धन विधेयक यहाँ कहाँ पूरा स्थापित किया जाता है? केवल लोकसभा में। तो याद रखिए, कोई विधेयक जिसमें केवल वे उल्लेखित होते हैं, और क्या है? अनुच्छेद 110 धन विधेयक में कोई भी निर्दिष्ट कोई विषय जिसमें जो उसमें सम्मिलित नहीं है तो उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। इसे साधारण विधेयक की तरह पेश किया जाता है।
अब देखते हैं, जो लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है। यदि कोई भी धन विधेयक है तो वो लोकसभा द्वारा जो पारित हो जाता है तो उसे राज्यसभा द्वारा खुद पारित मान लिया जाता है। यदि उस पर राज्यसभा द्वारा कोई 14 डेज तक कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो लोकसभा द्वारा विचार के लिए भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा 14 डेज तक रोक सकती है। और अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित किया जाता है जब क्या होता है, जब किसी विधेयक मतलब कि धन विधेयक या अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक के अतिरिक्त पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो। अनुच्छेद 118 के खंड 4 के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। अब तक 3 बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है। पहली बार कब, तो ये 1961 में प्रथम संयुक्त बैठक जो कि दहेज निरोधक ये विधेयक पर हुई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इसको, ये जो है बहुत बार पूछा जाता है। ये कब आया था, तो ये ये निरोधक विधेयक था, तो कब इसके बैठक हुई थी, प्रथम संयुक्त बैठक संसद की ये हुई थी 1961 में। और वर्ष 1978 में द्वितीय संयुक्त बैठक जो कि बैंकिंग सेवा आयोग जो था इसके निरसन विधेयक पर हुई थी। और वर्ष 2002 में ये तृतीय संयुक्त बैठक आतंकवाद निरोध विधेयक के लिए बुलाई गई थी। तो इन तीनों को याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई कानूनी विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी एक जो है एक के पटल पर क्या है, किसी एक सदन के पटल पर रखा जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। भारत की लोक वित्त पर संसद के नियंत्रण के लिए संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय जो है विवरण प्रस्तुत किया जाता है। और भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए विनियोग विधेयक पारित करना पड़ता है। संविधान के अनुच्छेद 116 के अनुसार जो ये विनियोग विधेयक के पारित न होने की स्थिति में क्या होता है, जब संघ सरकार को धन की आवश्यकता होती है तो लोकसभा को लेखानुदान के माध्यम से निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से अग्रिम निधि प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है। और भारतीय संसद का सचिवालय सरकार से स्वतंत्र होता है। भारत की जो संसद है इसका सचिवालय जो होता है तो ये गवर्नमेंट से पूर्ण मतलब स्वतंत्र होता है। भारतीय संसद संसदीय समितियों के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन एक तरफ जो है 2 सारणियाँ दी हुई हैं भारत की संसद की, जिसमें एक तरफ राज्यसभा और एक तरफ लोकसभा दी गई है। लोकसभा में दिया गया है 250 से अधिक सदस्य, 12 नाम निर्देशित और 238 से अधिक सदस्य जो है ये राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि की बात कहा जा रहा है। और लोकसभा में जो ये तो 552 से अधिक सदस्य, 530 से अधिक राज्यों के प्रतिनिधि और 2 से अधिक नाम निर्देशित जो कि एंग्लो इंडियन। तथा यहाँ जो ये एक्स दिया गया है इसके स्थान पर पूछना है निम्नलिखित में से किसे रखना ठीक होगा। तो यहाँ पर ये रखा जाएगा संघ राज्य क्षेत्र के 20 से अधिक जो प्रतिनिधि होते हैं। तो एक्स जो यहाँ पर दिया गया है इसके स्थान पर यही रखा जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देख लेते हैं इसके एक्सप्लेन। प्रश्नकाल में लोकसभा के जो 552 से अधिक सदस्यों में से 530 अधिक सदस्य राज्यों के जो प्रतिनिधि, 20 से अधिक संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि, अनुच्छेद 81 और 2 से अधिक राष्ट्रपति द्वारा नामित आंग्ल भारतीय हो सकते थे। अनुच्छेद 331 जो कि संविधान 104वां जो संविधान संशोधन है अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि को नामित करने के प्रावधान को क्या है, पूर्व निर्धारित समय सीमा जो कि संविधान के प्रारंभ से 70 वर्ष जो कि 70 ईयर्स अर्थात 25 जनवरी 2020 से आगे न बढ़ाते हुए इसको निष्प्रभावी कर दिया गया है। ये एक्सप्लेन जो है मैं इसके पहले की वीडियो है उसमें भी कर चुके थे। देखते हैं नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। तो ये देता है एक साथ संविधान संसद के दोनों सदनों में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
पहला स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और जो ये प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में क्या है सूचित करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट भी जो है करेक्ट है। ये अभी जो है क्वेश्चन पूछा गया यूपीपीसीएस प्री 2021 में। संविधान के अनुच्छेद 87 के खंड 1 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक आम निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में एक साथ संवेद संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और संसद को उसके आह्वान के क्या है कारण भी बताएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। करेक्ट है, राष्ट्रपति जो है संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। संसद राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनी है। बिल्कुल करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। देखते हैं नेक्स्ट है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या है, ये संसद का हिस्सा है। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद बनती है। तो ये भारतीय संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनती है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद में शामिल है। तो भारतीय संसद में राज्यसभा, लोकसभा तथा राष्ट्रपति शामिल है। नेक्स्ट है, भारत में संसद मिलकर बनती है। तो किससे मिलकर बनती है, यहाँ उपराष्ट्रपति को छोड़कर बाकी राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा तीनों से मिलकर बनती है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है। तो भारतीय संसद में शामिल होता है कौन, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत जो है निम्नलिखित विचार कीजिए और भारतीय संसद के सही गठन को चिन्हित कीजिए। तो सही गठन यही हो जाएगा, राष्ट्रपति, राज्यसभा प्लस लोकसभा। नेक्स्ट, भारतीय संसद में निम्न में से कौन सम्मिलित है। तो भारतीय संसद में सम्मिलित होंगे राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। नेक्स्ट, भारतीय संसद के घटक हैं। तो भारतीय संसद के घटक होंगे राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है। तो उपराष्ट्रपति जो है, तो ये संसद का अनन्य भाग नहीं है। यहाँ पर जो भी है इसकी एक्सप्लेन है, तो ये हम उपराष्ट्रपति वाले टॉपिक में भी जो है इसको यहाँ पर सभी एक्सप्लेन कर चुके थे। यदि जो है एक्सप्लेन की ज़रूरत हो तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी चाहिए। तो कम से कम कितनी बार, तो ये 2 बार होनी चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट, और इसमें समय जो है कितना, ये 6 माह के भीतर अधिक का अंतर इसमें नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। कितना, ये होना चाहिए 6 महीने का। नेक्स्ट, संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है। तो संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है कौन, अध्यक्ष लोकसभा के, उपाध्यक्ष लोकसभा के सम्मिलित है, महासचिव सम्मिलित है, लोकसभा के अध्यक्ष राज्यसभा के सम्मिलित है। तो यहाँ पर ये जो है चारों सम्मिलित है। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। ये जो संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है, जो ये राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति आर्टिकल 89 के अंतर्गत, लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष आर्टिकल 93 के अंतर्गत तथा संसद का सचिवालय, तो ये अनुच्छेद 98 में ये सभा का सभापति एवं उपसभापति आर्टिकल 89 में सम्मिलित है के अंतर्गत जो ये सभी क्या है, संसद के अधिकारी हैं। नेक्स्ट है, संसद विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। ये 60 डेज या 2 महीने कह सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार डेज की अवधि की अनुपस्थित रहता है। कितने एमपी से, यहाँ मध्य प्रदेश नहीं, समझ लीजिए कब तक, 2 माह। नेक्स्ट है, बिना अनुमति को
बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो ये कितने 60 डेज। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम एक सांसद विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया है कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा है। तो ये किसमें? राज्यसभा के। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह सरकार में विश्वास खो देता है, लंबे समय तक स्वयं को अनुपस्थित रखता है, जब किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों को बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। संसदीय नियम एवं प्रक्रिया के तहत किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है यदि वह किसी मामले के तथ्यों को रोकता है अथवा तथ्यों को बिगड़ा हुआ जो है वर्णन देता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, संसद जो निरर्हता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निरर्हता से छूट देता है। पहला स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट है, उपर्युक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया था। बिल्कुल, तो ये भी करेक्ट है। इसको जो है कितने 5 बार इसमें संशोधन किया गया है। थर्ड स्टेटमेंट है, शब्द जो ये लाभ का पद भारत के संविधान में भलीभांति परिभाषित किया गया है। भारतीय संविधान में ये लाभ के पद जो है शब्द, इसकी कहीं भी बात नहीं की गई है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। जो ये संसद निरर्हता निवारण अधिनियम 1959 के तहत अनेक पदों को लाभ के पद के आधार पर संसद की सदस्यता के लिए निरर्हता से छूट प्रदान की गई। इस अधिनियम में अब तक कुल 5 बार वर्ष कब 1993 में, 1999 में और 2000 में, 2006 में और 2013 में संशोधन कर विभिन्न अन्य पदों को इस अधिनियम में शामिल करते हुए लाभ के पद के आधार पर निरर्हता के दायरे से बाहर किया गया है। और भारत के संविधान में लाभ का जो पद, इसको कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट है, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? तो ये करेंगे राष्ट्रपति एवं राज्यपाल या संघीय संसद। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। कोई पद संसद अथवा विधानमंडलों में सदस्यता की निरर्हता हेतु लाभ का पद अथवा नहीं, इसके निर्णय हेतु अनुच्छेद 102 का खंड 1 और उपखंड का के अंतर्गत केंद्र में संसद तथा अनुच्छेद 191 के खंड 1 और उपखंड का के अंतर्गत राज्यों में राज्य विधानमंडल करेंगे। और कोई व्यक्ति जो संसद अथवा विधानमंडलों की सदस्यता से लाभ के पद के आधार पर जो निरर्ह घोषित किया गया है, वह अपने लाभ के पद के कारण निरर्ह अथवा नहीं, इसका निर्णय केंद्र में अनुच्छेद 103 के खंड 1 एवं 2 के अनुसार और निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा तथा राज्यों में अनुच्छेद 192 के खंड 1 एवं 2 के अनुसार निर्वाचन आयोग की सलाह पर राज्यपाल करेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो ये कौन करता है? ये यही अनुच्छेद करता है। कौन? आर्टिकल 105। देखते हैं नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? चर्चा एवं प्रक्रिया की स्वतंत्रता है, संसद के आंतरिक विषयों के संचालन का अधिकार है और अपरिचितों को सदन से बाहर रखने का विशेषाधिकार भी संसद के सदस्यों को प्राप्त है। बाकी साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता, ये वाला नहीं प्राप्त है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं कौन कौन से जो इनको विशेषाधिकार प्राप्त है। वे जो संसद के प्रत्येक सदन द्वारा सामूहिक रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इनके जो विशेषाधिकारों को 2 वर्गों में बांटा गया है। तो पहला है कि वे जो संसद के प्रत्येक सदन द्वारा मतलब सामूहिक रूप में प्रयोग किए जाते हैं, और दूसरे वे जो कि व्यक्तिगत रूप से संसद सदस्यों द्वारा उपभोग्य होते हैं। तो इसमें सामूहिक रूप से जो प्रयोग किए जाने वाले हैं उनको पहले देख लेते हैं। अपनी बहस और कार्यवाही के
प्रकाशन को रोकने का विशेषाधिकार है। सदन के अपरिचितों को बाहर रखने तथा विशिष्ट विषयों पर चर्चा हेतु गुप्त बैठक करने का विशेषाधिकार है। और कौन कौन से हैं? बहुत सारे हैं। अपनी स्वयं की प्रक्रिया में आंतरिक विषयों व्यवसाय के संचालन तथा उन्हें विनियमित करने का विशेषाधिकार है। सदन के सदस्य और साथ ही साथ बाहरी व्यक्तियों को भी भर्त्सना और चेतावनी या निलंबन सदस्यों हेतु या निश्चित अवधि हेतु कारावास से सदन की अवमानना हेतु दंडित करने का विशेषाधिकार है। और है किसी सदस्य की गिरफ्तारी, निरोध, सजा, कारावास या रिहाई की तत्काल सूचना प्राप्त करने का विशेषाधिकार है। और संसदीय समितियों द्वारा जांच के प्रयोजन के लिए प्रासंगिक व्यक्तियों, पत्रों एवं अभिलेखों को बुलाने और मंगाने का भी विशेषाधिकार है। और कौन है? संसद की कार्यवाही की जांच करने हेतु अदालतों पर रोक लगाने का विशेषाधिकार है। सदन के परिसर में किसी सदस्य या अन्य व्यक्ति की गिरफ्तारी और कानूनी प्रक्रिया किए जाने से पूर्व पीठासीन अधिकारी की अनुमति लिए जाने का विशेषाधिकार भी प्राप्त है। और जो ये विशेषाधिकार संसद सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप में प्रयुक्त किया जाने वाला विशेषाधिकार है। कौन? जो कि विकल्प सी में दिया है, देख लेते हैं कौन है। ये जो है व्यक्तिगत रूप से ये साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता, ये क्या है? ये सांसदों द्वारा जो है, संसद के सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से जो है ये उपयोग किया जाने वाला विशेषाधिकार है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? तो किया गया है किसके द्वारा? अनुच्छेद 122 के द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है? यह है राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। देखते हैं नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर जो है सही स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। इसकी एक्सप्लेन देखते हैं। यहाँ पर जो है ऑप्शन थोड़ा कंफ्यूजिंग दिए हैं। देखते हैं यहाँ पर जो ये सभी ऑप्शन दिए, इसमें असम के स्वायत्त शासित जिलों और लक्षद्वीप की अनुसूचित जनजाति क्षेत्र और सिक्किम के अतिरिक्त लोकसभा का निर्वाचन कोई प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, पर राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वहीं का होना चाहिए जहां से प्रत्याशी बन रहा है। और वर्ष 2003 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में किए गए संशोधन के तहत अब कोई भी व्यक्ति राज्यसभा के लिए कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है यदि वह किसी भी संसदीय क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता है। यहाँ ऑप्शन बी, ये सब जो है कुछ इसी प्रकार के दिए हैं। देखते हैं नेक्स्ट है निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला स्टेटमेंट है केवल राज्यसभा में ही, ना कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। दूसरा है राज्यसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का संविधान का प्रावधान है। संविधान का प्रावधान कहाँ है? ये राष्ट्रपति करता है। थर्ड स्टेटमेंट है किसी मनोनीत सदस्य के मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर क्या है? संविधानीय वर्जना नहीं है। बिल्कुल है, इसकी कोई संविधान इसकी कोई बात नहीं करता है। डी स्टेटमेंट है मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत दे सकते हैं, ये नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन सही हो जाते हैं। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। ये जो संसद के दोनों सदनों में मनोनीत सदस्य होते हैं, राज्यसभा में 12 एवं लोकसभा में 2 होते हैं जो कि आंग्ल भारतीय सदस्य मनोनीत होते हैं। और 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 334 में किए गए संशोधन के तहत लोकसभा एवं राज्यसभा विधानसभा में क्या आंग्ल भारतीय सदस्यों के प्रतिनिधित्व हेतु मनोनयन की व्यवस्था को आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया है। और संविधान मनोनीत सदस्यों को मंत्री बनाने से मना नहीं करता है। अनुच्छेद 75 के खंड 5 में उपबंधित है कि कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। अर्थात किसी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है परंतु उसे 6 माह के भीतर संसद के जो किसी सदन का सदस्य बनना आवश्यक होता है। यदि वह सदस्य नहीं संसद का बन पाता है तो वह क्या करेगा? मंत्री भी नहीं उसको रखा जाएगा। और साथ ही यह भी है कि जो मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मत नहीं दे सकते हैं, जबकि क्या है उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये मत दे सकते हैं। ये वाले याद रखिए, जो मनोनीत सदस्य होते हैं
तो ये राष्ट्रपति के चुनाव में मत नहीं दे सकते हैं, लेकिन क्या है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपना मत दे सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति निम्नलिखित में के लिए प्राप्त है। तो ये किसके लिए प्राप्त है? तो ये प्राप्त है भारत के संघ के लिए, भारत का प्रदेश, उपप्रदेश या डोमिनियन के लिए, विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक एवं उनकी संपत्ति के लिए, सबके लिए प्राप्त है किसको? भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति। और ये जो है आरओ का जो ये मेंस का एग्जाम 2021 में हुआ था, उसमें पूछा गया है क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन जो है आरओ में बहुत पूछे जाते हैं, और अभी फरवरी में फिर से आरओ का एग्जाम होने वाला है। देख लेते हैं इसके एक्सप्लेन। संविधान के अनुच्छेद 245 के खंड 1 के तहत संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के लिए विधि बना सकती है, तथा इसी अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि इस आधार पर जो है अब विधिमान्य नहीं समझी जाएगी कि उसका राज्य क्षेत्रातीत जो है प्रवर्तन होगा। इसका यह तात्पर्य है कि संसद द्वारा बनाई गई जो विधियां न केवल भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर स्थित व्यक्तियों और संपत्तियों पर लागू होंगी, बल्कि विश्व के किसी भाग में निवास करने वाले भारत के नागरिकों और उनकी वहां स्थित संपत्तियों पर लागू होंगी। A.H. वाडिया बनाम इनकम टैक्स कमिश्नर बम्बई 1949 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निश्चित किया था कि प्रभुता संपन्न विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि को देशीय न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि वह भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर लागू होती है। अतः भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति भारतीय संघ, भारत के प्रदेश, उपप्रदेश, डोमिनियन तथा विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिकों एवं उनकी संपत्तियों के लिए प्राप्त है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। तो यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तब, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है कि संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बनाए तो वो बनाती है। देख लेते हैं इसके एक्सप्लेन। संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करे कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाना आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 250 के तहत राष्ट्रीय आपात की स्थिति में और अनुच्छेद 252 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर उन राज्यों के लिए अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुपालन के क्रम में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा अनुच्छेद 352 के प्रवर्तन में होने की स्थिति में अनुच्छेद 353 है के तहत तथा अनुच्छेद 356 के अधीन राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में अनुच्छेद 357 के तहत विधायी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाया जा सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है हमें कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण इस वीडियो को जो है यहीं पर ख़त्म करना पड़ेगा। इसके जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।